हेलो एवरीवन, दिस इज प्रीति चौधरी एंड वेलकम टू यूपीएससी क्रैकर। आज हम करेंगे इंडियन ईयर बुक भारत 2020 कंप्लीट फॉर प्रीलिम्स इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के साथ सॉल्व करेंगे। आज पार्ट 2 हम करने वाले हैं। दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर यूपीएससी एज वेल एज फॉर स्टेट पीएससीज। बिना किसी देरी शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर चर्चा कीजिए। की पॉइंट है हमारा स्वच्छ भारत मिशन। क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य पूछा है। ऑप्शन दिए हैं, स्वच्छता को जीवन शैली का अंग बनाने के लिए सार्वभौमिक साफ सफाई का यह अभियान 2015 में शुरू किया गया। दूसरा ऑप्शन है, 2 अक्टूबर 2019 तक देश में 12 करोड़ शौचालयों का निर्माण किया गया। आप जब कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो छोटी छोटी टर्म्स पे आप ध्यान दिया कीजिए, जैसे 2015, 2019, 12 करोड़। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ऐसी होती हैं ना, यूपीएससी हो या स्टेट पीएससी यही फंसा देता है वो। तो आपको ये छोटी छोटी चीज़ें, प्रश्न की बारीकियों पे ध्यान देना है, कहाँ फंसा सकता है। तो बताइए कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें केवल दूसरा ऑप्शन ठीक होगा। क्यों? क्योंकि स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत 2015 में नहीं बल्कि 2014 में हुई थी। 5 साल के लिए कार्यक्रम बनाया गया था जो 2 अक्टूबर 2019 को कंप्लीट हुआ। कब हुआ था ये? गांधी जी की 150वीं जयंती पर ये पूरा हुआ था और इसके तहत देश में 12 करोड़ शौचालयों का निर्माण किया गया। देखिए, जब कोई समस्या होती है तभी उसके लिए कोई समाधान होता है। यहाँ स्वच्छता से रिलेटेड समस्या थी तो उसके लिए स्वच्छ भारत मिशन बना दिया गया। क्यों? क्योंकि केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड ने बताया था कि भारत के अंदर जितने भी सिटी या कस्बे हैं उसमें क्या हो रहा है कि जितना भी कचरा डेली होता है उसका 1/3 कचरा कहाँ? रोड पर पड़ा रहता है। इसके अलावा जो देश के 4 बड़े महानगर हैं, कौन सा? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कैलकाटा, इसमें डेली प्रतिदिन के हिसाब से हम देखें तो 16 बिलियन लीटर गंदा पानी डेली निकलता है। तो अब इतनी सारी गंदगी, इतना अपशिष्ट निकल रहा है तो उसका प्रबंधन होना भी जरूरी है ना। इसके लिए स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की गई और इसमें क्या किया गया? हर घर में शौचालय का निर्माण किया गया, जल की आपूर्ति की गई और जो ठोस, ये जो 1/3 कचरा है ठोस, और ये जो लीटर पानी निकलता है, ये जो पानी निकलता है 16 बिलियन लीटर, इसको तरल को प्रबंध करने, ताकि जब इसका प्रबंधन होगा, उचित प्रबंधन होगा, तभी तो ये गंदगी नहीं होगी, साफ सफाई रहेगी भारत के अंदर। तो मेन उद्देश्य यही था, इसलिए इसकी शुरुआत की गई। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सर्व शिक्षा अभियान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है या है? पूछा है। की पॉइंट है, सर्व शिक्षा अभियान पूछा क्या है, कौन सा कथन सही है? सही पूछा है। ऑप्शन दिए हैं, यह एक निश्चित समय अवधि के भीतर प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। दूसरा ऑप्शन है, इसका उद्देश्य सार्वभौमिक सुलभता के साथ प्रारंभिक शिक्षा में बालक बालिका एवं सामाजिक श्रेणी के अंतर को दूर करना तथा अधिगम की गुणवत्ता में सुधार करना है। तीसरा ऑप्शन है, सर्व शिक्षा अभियान का क्रियान्वयन वर्ष 2001-2 से किया जा रहा है। बताइए कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें केवल पहला ऑप्शन ठीक होगा। क्यों? क्योंकि ये 2001 और 2 से नहीं बल्कि 2000 और 2001 से शुरू किया गया था ये कार्यक्रम। सर्व शिक्षा अभियान भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है ये। इससे क्या होगा, जब सार्वभौमिक शिक्षा जब प्राप्त होगी तो क्या होगा, सामाजिक श्रेणी में जो अंतर है वो दूर हो जाएगा, गुणवत्ता में सुधार होगा। और इसका क्रियान्वयन सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर कर रहे हैं। इसमें क्या होगा, नए स्कूल खोले जाएंगे और उन स्कूलों में जो सिलेबस की बुक्स होंगी और ड्रेस होगी उसका फ्री डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ड्रिंकिंग वाटर की सुविधा होगी और जो स्कूल पहले से बने हुए हैं उनमें एक्स्ट्रा क्लासेस बनाई जाएंगी, वहां पे शुरुआत की जाएगी। तो सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया गया है वर्ष 2000 और 2001 से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मिड डे मील कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। की पॉइंट है, मिड डे मील कार्यक्रम। क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य पूछा है। ऑप्शन दिए हैं, मिड डे मील कार्यक्रम को एक केंद्रीय प्रवर्तित योजना के रूप में 15 अगस्त 1996 को पूरे देश में लागू किया गया था। दूसरा ऑप्शन है, सितंबर 2004 में कार्यक्रम में व्यापक परिवर्तन करते हुए मेनू आधारित पका हुआ गर्म भोजन देने की व्यवस्था प्रारंभ की गई थी।
सितंबर 2004 में। तीसरा ऑप्शन है मिड डे मील कार्यक्रम एक बहुउद्देशीय कार्यक्रम है तथा यह राष्ट्र की भावी पीढ़ी के पोषण एवं विकास से जुड़ा हुआ है। तो बताइए कौन सा कथन सत्य है। इसमें केवल दूसरा ऑप्शन ठीक होगा, 2 और 3। क्यों? क्योंकि मिड डे मील कार्यक्रम 1996 में नहीं बल्कि 1995 में लागू किया गया था, 15 अगस्त 1995 को। आपको ये छोटी छोटी बारीकियां ध्यान रखनी है क्योंकि यहीं पे क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। इसमें कोई कॉन्सेप्ट तो है नहीं समझने वाला, केवल आपको रटना है। तो आप इसका बार बार रिवीजन करेंगे तो आपको ध्यान रहेगा। दूसरा ऑप्शन, सितंबर 2004 को क्या किया गया था, इस कार्यक्रम में मेनू आधारित पका हुआ भोजन मिलना शुरू हुआ था। इसमें इन्होंने क्या किया है, इन्होंने इसमें 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर लिया है, एक तो निम्न प्राथमिक स्तर और एक उच्च प्राथमिक स्तर। निम्न प्राथमिक स्तर में कक्षा 1 से कक्षा 5 तक क्लासेस आती हैं, इसमें यहाँ से 6 to 8 क्लासेस आती हैं। तो निम्न स्तर पर इन्होंने क्या किया, 200 दिनों तक, जब तक स्कूल खुलते हैं 200 दिनों तक प्रत्येक दिन प्रत्येक बच्चे को 300 कैलोरी ऊर्जा और प्रोटीन 8 से 12 ग्राम प्रोटीन मिलने का प्रावधान है। और उच्च स्तर पर 200 दिन तक जब कक्षाएं चलती हैं तो प्रत्येक बच्चे को 700 कैलोरी ऊर्जा और 20 ग्राम प्रोटीन देने का प्रावधान है। बहुउद्देश्य कार्यक्रम मतलब ऐसा कार्यक्रम जो बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति करता हो। जैसे इसमें जब मिड डे मील कार्यक्रम शुरू हुआ, जब स्कूल में आप भोजन की भी व्यवस्था कर देंगे तो क्या होगा कि जो प्राथमिक शिक्षा का पब्लिसाइजेशन होगा और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट क्या करेंगे, स्कूल आने के लिए प्रोत्साहित होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग एडमिशन लेंगे। और जो स्टूडेंट्स स्कूल छोड़ देते थे तो उन ड्रॉप आउट्स की संख्या में भी कमी आएगी। इसके साथ साथ क्या होगा कि जो बच्चे स्कूल आएंगे जिन्हें मिड डे मील कार्यक्रम के तहत जैसा मेन्यू बना है उस आधार पर अगर भोजन मिल जाता है तो उनके पोषण में वृद्धि होगी और डेली स्कूल आएंगे तो क्या कुछ उन्हें बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। इसलिए मिड डे मील कार्यक्रम इम्पॉर्टेंट है किसमें, ग्रामीण विकास में। तो इसमें केवल दूसरा ऑप्शन ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मीन्स मनरेगा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके संबंध में, मनरेगा के संबंध में। की पॉइंट है, पूछा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, सत्य पूछा है। ऑप्शन दिए हैं, मनरेगा को 2 फरवरी 2006 को लागू किया गया था। दूसरा ऑप्शन है, इस कार्यक्रम के तहत 65% से अधिक कार्य कृषि और उससे संबंधित गतिविधियों में हुआ है। तो बताइए कौन सा कथन सत्य है। इसमें दोनों ऑप्शन ठीक होंगे क्योंकि मनरेगा को 2 फरवरी 2006 को लागू किया गया था, ये कथन सत्य है। इसको लागू किया गया था सबसे पहले आंध्र प्रदेश का एक जिला पड़ता है वांदावाली जिले में, इसको सबसे पहले लागू किया गया था 2 फरवरी 2006 को। और इस कार्यक्रम के तहत 65% से अधिक काम किसमें हुआ है, कृषि और उससे संबंधित गतिविधियों में हुआ है। मनरेगा क्या है, मनरेगा है रोजगार की कानूनी गारंटी प्रदान करता है। कानूनी गारंटी प्रदान करेगा। 100 दिन की गारंटी, रोजगार 100 दिन का मिलेगा और नॉर्मल एरियाज में ये होता है। और जो जनजाति एरिया होते हैं, जनजाति या जो सूखाग्रस्त एरिया होते हैं, जनजाति एरिया या सूखाग्रस्त एरिया होते हैं, उन एरियाज में क्या होता है, ये 100 दिन की बजाय 150 दिन का रोजगार मिलता है। 100 दिन की बजाय 150 दिन का रोजगार मिलता है। ये एक क्या है, मनरेगा क्या है, एक सामाजिक कल्याणकारी कार्यक्रम है। समाज के कल्याण के लिए है तो सामाजिक कल्याणकारी कार्यक्रम है। और अच्छी बात यह है कि विश्व का सबसे बड़ा कल्याणकारी कार्यक्रम है। और इसकी एक खास बात यह है कि जितने भी मनरेगा के लाभार्थी होंगे उन लाभार्थियों में 1/3 महिलाओं का होना कंपलसरी है। 1/3 महिलाएं होनी चाहिए। तो इसमें दोनों ऑप्शन ठीक होंगे, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हरित जलवायु कोष के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। की पॉइंट है, हरित जलवायु कोष, इसको बोलते हैं ग्रीन क्लाइमेट फंड। क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, सत्य पूछा है। ऑप्शन दिए हैं, यह यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज मीन्स
UNFCCC ट्रिपल सी होता है इसमें, के तहत एक अंतर्राष्ट्रीय वित्त संस्था है। सेकेंड ऑप्शन इज वर्ष 2009 में डरबन में हुए संयुक्त राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में हरित जलवायु कोष के गठन का प्रस्ताव किया गया था। तीसरा ऑप्शन है यह कोष विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए सहायता राशि उपलब्ध कराता है। तो बताइए कौन सा कथन सत्य है? इसमें केवल तीसरा ऑप्शन ठीक होगा, 1 और 3। यह डरबन में नहीं हुआ था, बल्कि कहाँ हुआ था? वर्ष 2009 में कोपेनहेगन में हुआ था, कोपेनहेगन में। यह एक अंतर्राष्ट्रीय वित्त संस्था है, किसकी? UNFCCC, मतलब किसकी? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की क्या है? एक अंतर्राष्ट्रीय वित्त संस्था है। और वर्ष 2009 में कोपेनहेगन में ग्रीन क्लाइमेट फंड हरित जलवायु कोष का क्या किया था? गठन का प्रस्ताव किया गया था। और इसमें क्या है, जो विकासशील देश हैं, विकासशील देशों में क्या हो रहा है, जो उन्हें जो जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटना है, तो उनका समर्थन करने के लिए ये क्या है? एक बहुपक्षीय कोष है। और इसमें स्टार्टिंग में क्या कर लिया गया है? इसमें कर लिया गया है 10.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स को जुटा लिया गया है इसके समर्थन के लिए। जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए इसको बनाया गया है, ताकि विकासशील देशों की हेल्प हो सके। तो इसमें केवल तीसरा ऑप्शन ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर चर्चा कीजिए। की पॉइंट है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC। क्या पूछा है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य पूछा है। ऑप्शन दिए हैं COP24 के लिए सदस्य देशों के सम्मेलन का 24वां सत्र पोलैंड के काटोविस में आयोजित किया गया था। दूसरा ऑप्शन है सम्मेलन की महत्वपूर्ण उपलब्धि पेरिस समझौते से जुड़े कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक दिशा निर्देशों को अंतिम रूप दिया गया था। इसकी ये महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। तो बताइए कौन सा कथन सत्य है? इसमें दोनों ऑप्शन ठीक होंगे, 1 और 2 दोनों ठीक होंगे। UNFCCC का COP24 का सम्मेलन 24वां सम्मेलन कहाँ हुआ था? पोलैंड के कोटाविस में हुआ था। और इसकी महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या थी कि जो पेरिस समझौते से जुड़े जो कार्यक्रम थे, उनके क्रियान्वयन के लिए जो आवश्यक दिशा निर्देश हैं, जो तौर तरीके हैं, जो नियम हैं, उनको अंतिम रूप दे दिया गया। इसमें क्या है कि जो विकसित देश होंगे वो क्या होगा? विकासशील देशों को 100 अरब अमेरिकी डॉलर प्रोवाइड कराएंगे। किस लिए? जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए। तो इसमें दोनों ऑप्शन ठीक होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से कौन वित्त मंत्रालय का विभाग है या है? की पॉइंट है वित्त मंत्रालय का विभाग बताना है। ऑप्शन दिए हैं आर्थिक कार्य विभाग, दूसरा ऑप्शन राजस्व विभाग, व्यय विभाग, निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग। बताइए वित्त मंत्रालय का कौन कौन विभाग है इसमें से? इसमें सभी ऑप्शन ठीक हैं, चारों ठीक हैं। ये चारों वित्त मंत्रालय के विभाग हैं। वित्त मंत्रालय के टोटल 5 विभाग होते हैं। आर्थिक कार्य विभाग, जिसको डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स बोला जाता है। दूसरा राजस्व विभाग, रेवेन्यू डिपार्टमेंट बोला जाता है। तीसरा व्यय विभाग, जिसको एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट बोला जाता है। चौथा निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग मीन्स डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। इसके अलावा 5वां विभाग होता है वित्तीय सेवाएं विभाग मीन्स फाइनेंशियल सर्विसेज डिपार्टमेंट। तो वित्त मंत्रालय के टोटल 5 विभाग होते हैं और इसका डी ऑप्शन ठीक होगा। ये चारों वित्त मंत्रालय के विभाग हैं और 5वां वित्त सेवाएं विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर्थिक कार्य विभाग के कार्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर चर्चा कीजिए। की पॉइंट क्या है? आर्थिक कार्य विभाग क्या पढ़ा था हमने अभी? ये वित्त मंत्रालय का एक विभाग है, डिपार्टमेंट है। इसके कार्यों के संबंध में पूछा है। क्या पूछा है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य पूछा है। ऑप्शन दिए हैं
आर्थिक कार्य विभाग के कार्यों के संबंध में ऑप्शन दिए हैं। ये क्या करता है? केंद्रीय बजट तैयार करता है और संसद के सामने प्रस्तुत करता है। दूसरा ऑप्शन है व्यापक आर्थिक नीतियों का निर्माण और निगरानी करना। तो बताइए कौन सा कथन सत्य है? इसके दोनों ऑप्शन ठीक होंगे, एक और दो दोनों ठीक होंगे। तो वित्त मंत्रालय, फाइनेंस मिनिस्ट्री का विभाग कौन सा विभाग? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। आर्थिक विभाग क्या है? ये सरकार की नोडल एजेंसी है। सरकार की नोडल एजेंसी, नोडल मीन्स मुख्य एजेंसी है। इसका क्या काम है? ये केंद्रीय बजट तैयार करता है और संसद के सामने प्रस्तुत भी करता है। इसके अलावा जो राष्ट्रपति शासन वाले जो राज्य होते हैं और जो यूनियन टेरिटरीज हैं, केंद्र शासित क्षेत्र हैं, उनके प्रशासन के लिए भी यही बजट तैयार करता है। और ये क्या करता है? व्यापक आर्थिक नीतियों का निर्माण और निगरानी करता है। देश की जितनी भी आर्थिक नीतियां होती हैं या जो कार्यक्रम होते हैं उनका आर्थिक प्रबंधन करता है, चाहे वो घरेलू हो चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय हो, उनकी निगरानी भी करता है। इसके अलावा ये क्या करता है? जो सार्वजनिक ऋण होता है, सार्वजनिक ऋण का प्रबंधन करता है और स्टॉक एक्सचेंज सहित पूंजी बाजार को क्रियाशील बनाता है। इसके अलावा जो बैंक नोट होते हैं, सिक्के, डाक स्टेशनरी, डाक टिकट, ये सब यही बनाता है। सबका निर्माण क्या करता है? आर्थिक कार्य विभाग ही करता है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज SPMCIL के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर चर्चा कीजिए। SPMCIL मीन्स सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर चर्चा करनी है। क्या पूछा है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य पूछा है। ऑप्शन दिए हैं भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाले SPMCIL का प्रशासनिक नियंत्रण मुद्रा निदेशालय के पास होता है। दूसरा ऑप्शन है यह भारत सरकार की टकसालों, करेंसी प्रेस, सिक्योरिटी प्रेस तथा सिक्योरिटी पेपर मिल का प्रबंधन करती है। तो बताइए कौन सा कथन असत्य है, गलत पूछा है। तो इसमें दोनों ऑप्शन ठीक हैं, इसलिए डी ऑप्शन ठीक होगा। क्यों? क्योंकि गलत पूछा है और इसमें से कोई भी गलत नहीं है, ना तो एक गलत है ना ही दो गलत है, दोनों ठीक हैं। तो इसके अंतर्गत बेसिकली 9 तरह की प्रोडक्शन यूनिट्स आती हैं, 9 तरह की। तो जैसे क्या क्या आता है? जैसे इसमें 4 मिंट और 2 मुद्रा नोट प्रेस होती है, 2 सिक्योरिटी प्रेस प्रिंटिंग होती है, और एक क्या होता है? सिक्योरिटी पेपर मिल होता है। बेसिकली ये चीज़ें तो हमें याद नहीं रखनी है, हमें इसमें बेसिकली ध्यान क्या रखना है? इसमें हमें ये ध्यान करना है कि ये भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली एक कंपनी है और इसका प्रशासन कौन नियंत्रित करता है? मुद्रा निदेशालय। मुद्रा निदेशालय इसका प्रशासनिक नियंत्रण करता है और यह भारत सरकार की टकसालों, करेंसी प्रेस, सिक्योरिटी प्रेस और सिक्योरिटी पेपर मिल का प्रबंधन करती है। ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है और इसका काम इतना इम्पॉर्टेंट है, इसलिए ये कंपनी, ये संस्था क्या हो जाती है? इम्पॉर्टेंट हो जाती है। आई होप आपने ये वीडियो एंजॉय किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट्स के साथ, कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। सुरक्षित रहिए, रिवीजन करते रहिए। थैंक यू।